वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने लास्ट वीडियोस में प्लेटो का जीवन परिचय, ग्रंथों, प्लेटो के कला विचारों और प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन किया है। आज हम प्लेटो का आखिरी चरण पढ़ेंगे, काव्य रूप तथा अन्य साहित्यांगों की चर्चा। प्राचीन यूनानी आलोचकों में सर्वप्रथम प्लेटो ने ही काव्य का सैद्धांतिक रूप में वर्गीकरण करते हुए उसके 3 भेद किए, गीति काव्य, नाटक और महाकाव्य। इनमें से गीति काव्य को उसने शुद्ध विवरणात्मक मानते हुए कहा है कि स्वयं अपनी ही कथा का उसमें चित्रण किया जाता है। नाटक को वह अनुकरणात्मक मानता है और इसके अंतर्गत सुखांत एवं दुखांत को रखता है। महाकाव्य को वह मिश्रित काव्य रूप मानता है, जिनमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक अपने पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। एक स्थान पर प्लेटो ने ट्रेजेडी को महाकाव्य की अपेक्षा घटिया बताया है तथा वह दुखांत दृश्यों से भी सुख की प्राप्ति संभव समझता है। वह कॉमेडी का मूल आधार हास्यास्पद एवं बेढंगे कार्य को मानता है। वह दूसरों पर हंसने की आदत को अनुचित समझता है और हास्य के लाभ बतलाते हुए कहता है कि हास्य से हमें मानव स्वभाव का ज्ञान होता है तथा ये प्रतीत होता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो उपहासास्पद न हो सकते। प्लेटो ने भाषण का विश्लेषण करते हुए कहा है कि भाषण में वक्ता सत्य की उपेक्षा कर कृत्रिमता का आश्रय लेता है और वक्तागण बहुधा अपनी बात को शब्द जाल या चतुरता पूर्वक प्रकट करते हैं। वह वक्ता को विषय का पूर्ण ज्ञान रहना आवश्यक है। भाषण कला में प्रवृत्ति, ज्ञान, अभ्यास नामक 3 बातें आवश्यक समझता है। प्लेटो ने अपने समकालीन भाषण शास्त्रज्ञों की कटु आलोचना करते हुए ये मत प्रकट किया है कि उन्हें भाषण कला का सम्यक अर्थात पूरी तरह से भाषण कला का सम्यक ज्ञान नहीं है। उसने कहा है कि सुशिक्षित और गुणी लोग ही अच्छे आलोचक बन सकते हैं तथा सच्चा आलोचक वही हो सकता है जिसमें सूझबूझ एवं साहस हो और जो दूसरों का पथ प्रदर्शन करने की योग्यता रखता हो। निष्कर्ष, यद्यपि प्लेटो को महानतम आलोचनात्मक मतभेदों का जनक कहा जाता है, विचारक उसके निष्कर्षों से सहमत भी नहीं होते तथा उसे आलोचक के स्थान पर दार्शनिक एवं सुधारक ही समझते हैं। परंतु यह सत्य है कि साहित्यिक आलोचना का आरंभ प्लेटो से ही होता है। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन ये है कि उसने मनुष्य को सोचने के लिए प्रवृत्त कर उसे आलोचनात्मक प्रणाली की ओर उन्मुख किया है। और अब तक जो कविता केवल शिल्प कला की ही एक प्रक्रिया समझी जाती थी, उसे मानव जीवन के साथ संबंधित कर दिया। उसके काव्य एवं कला विचार भी मौलिक थे। इस प्रकार प्लेटो का ऐतिहासिक महत्व केवल प्रथम आचार्य होने के नाते ही नहीं, बल्कि उसे ऐसी सामग्री प्रदान करने का श्रेय भी है जिसमें भावी आलोचकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। स्टूडेंट्स, आज प्लेटो की समाप्ति हो गई है। मैं आपको कुछ मुख्य हिंट बतलाऊंगी जिससे आपको इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि पहले पार्ट में हमें प्लेटो के जीवन परिचय में भारत का अफलातून और यूनानी विचारक स्क्रोटिस का शिष्य 2 बातें याद रखने योग्य हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमने प्लेटो के ग्रंथों का अध्ययन किया है। सेकंड पार्ट में कला पक्ष में होमर के प्रति प्लेटो ने श्रद्धा दिखाई है। इसमें प्लेटो का आदर्शवादी चरित्र उदित होता है। वह उच्च कोटि के काव्य के समर्थक थे। थर्ड पार्ट में
हमने किया है कला के दो भेद किए हैं, उदार कला और उपयोगी कला। इसमें कवि की दशा को चित्रकार जैसी बतलाया गया है। फोर्थ पार्ट में प्लेटो काव्य सत्य को वास्तविक सत्य नहीं मानता और सत्य काव्य का समर्थन करता है। फिफ्थ पार्ट में काव्य का सैद्धांतिक रूप में 3 भेदों में वर्गीकरण किया गया है, गीति काव्य, नाटक और महाकाव्य। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य ये है कि साहित्यिक आलोचना का आरंभ प्लेटो से ही होता है। धन्यवाद।